मोदी वर्सेस ममता, सियासत का नशा। बंगाल में छिड़ा सत्ता का किस्सा। वादों की बरसात, बयानों का पिटारा। पलटेगी सत्ता या फिर वही किस्सा। मोदी वर्सेस ममता, पलटेगी सत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आखिर हमारे फैसला आपका। बंगाल में 294 सीटों पर महासंग्राम अब अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। पहले चरण की वोटिंग के साथ ही सियासी हवा का रुख टटोलने की कोशिशें तेज हो गई हैं। बंगाल में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग होगी और उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल और जंगल महल तक हर क्षेत्र में अलग अलग मुद्दे हैं, अलग समीकरण हैं और उनके अलग सियासी तापमान भी हैं। खासकर जंगल महल और ग्रामीण इलाकों में वोटिंग पैटर्न हमेशा चौंकाता रहा है और इस बार भी नजरें वहीं टिकी हैं। मुकाबला सीधा है टीएमसी बनाम बीजेपी का, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको दिखाई दे रही है या अभी तक सुनाई दे रही है। कई सीटों पर त्रिकोणीय टक्कर ने गणित को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर मालदा में कांग्रेस और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर और बाबरी मस्जिद की मौजूदगी मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है। नंदीग्राम जैसे इलाके फिर से सुर्खियों में हैं, जहां हर वोट सियासी संतुलन बदल सकता है। यह पहला चरण इसलिए भी खास है क्योंकि यही पूरे चुनाव की दिशा तय करता है। यहां का वोटिंग ट्रेंड आगे के चरणों का संकेत देता है, कौन आगे है कौन पीछे है। उधर तमिलनाडु में भी चुनावी हलचल है, जो 234 सीटों पर एक साथ एक चरण में कल मतदान है। डीएमके गठबंधन को बढ़त के अनुमान है, लेकिन असली सियासी रोमांच, असली टक्कर और असली नजरें सब बंगाल पर टिकी हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। ईवीएम में कैद हर वोट तय करेगा कि क्या दीदी का किला फिर से मजबूत हो रहा है या बंगाल में लिखी जाएगी बदलाव की पटकथा। और इसी के इर्द गिर्द आज बहुत सारे बयान भी निकल कर आए हैं। वो बयान जो अब आज सुर्खियों में बने हैं, योगी आदित्यनाथ का बयान हो या अमित शाह का वो बयान जिसमें पहले उन्होंने ओ दीदी कहा था, इस बार ए दीदी कह दिया, जिसकी चर्चा जमकर चल रही है। कुल मिलाकर टकराव मोदी बनाम ममता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या बंगाल में कोई नया अध्याय लिखा जाएगा? बंगाल में सत्ता का वाकई संग्राम दिख रहा है, बहुत भयानक। आपको दिल्ली में इसकी खबरें या तमाम दूसरे राज्यों में इसकी खबरें नहीं जा रही होंगी, लेकिन बंगाल इस वक्त युद्ध भूमि बना हुआ है। वहां पर ममता अगर जीत गई तो वाकई इतिहास लिख देंगी। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी ने वहां बाजी पलट दी तो वो भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास हो जाएगा। और तमिलनाडु में सबकी नजरें एक बार फिर से स्टालिन पर टिकी हुई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों राज्यों की, जहां कल चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है, यानी कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। जी हां, क्योंकि कल बंगाल में और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग हो रही है। दोनों राज्यों में सुबह 7 बजे से यहां पर मतदान शुरू हो जाएगा। बंगाल में मुख्य मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी के बीच है और तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके गठबंधन आमने सामने है। तमिलनाडु में एक चरण में सभी 234 सीटों पर मतदान है। बंगाल के पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीट पर वोटिंग है। तमिलनाडु में कुल 4023 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बंगाल में पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में। 4 मई को सभी चुनावी राज्यों की काउंटिंग की जाएगी। चुनाव, विकास, महंगाई, स्थानीय मुद्दे, तमाम तरह की बातें और पहली बार वोट देने वाले युवाओं की संख्या इस चुनाव में अहम होने जा रही है। उनका रुख कहां होगा, कैसा होगा, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बंगाल में बहुत सारे सियासी समीकरण हैं और पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। इस मतदान के बीच अगर देखा जाए तो आपको एक बार जिले समझा देता हूं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, कहां कहां पर मतदान होने जा रहा है,
कहां चुनाव होने जा रहा है। अगर मेरे पीछे आप देखें मैप को तो आपको समझ में आएगा कि कहां मतदान होने जा रहा है। पहला चरण है पश्चिम बंगाल में, जहां पर 16 जिले इसमें शामिल हैं। उत्तर बंगाल के 8 जिले हैं, उत्तर बंगाल के 8 जिले हैं, दक्षिण बंगाल के 3 जिले हैं और जंगल महल और इसके साथ साथ अंचल में, जो जंगल महल का अंचल है, वहां पर 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। उत्तर बंगाल के जो 8 जिले हैं उसमें कौन कौन से इलाके आते हैं, बहुत गौर से देखिएगा, जिसमें मुर्शिदाबाद ये सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जा रहा है। मुर्शिदाबाद इसमें आता है, कूच बिहार इसमें आता है, जलपाईगुड़ी इसमें आता है और अलीपुरद्वार इसमें आता है, कालिम्पोंग इसमें आता है, दार्जिलिंग इसमें आता है, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर भी इसमें आता है। बंगाल, दक्षिण बंगाल 3 जिले इसमें शामिल हैं। कौन से हैं? मालदा, बीरभूमि और पश्चिम वर्धमान इसमें शामिल हैं। जंगल महल की अगर बात कर लेते हैं, यह भी बहुत खास इलाका माना जा रहा है। इसमें पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुरा ये जिले शामिल हैं। कल यहां पर मतदान होने जा रहा है, जो कि आपको अपने नक्शे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, क्योंकि वहां पर 234 सीटों पर एक ही चरण में पूरे राज्य में चुनाव हो जाएगा। कल विधानसभा चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु में कुल 38 जिले हैं, पूरे तमिलनाडु में 38 जिले हैं और चर्चित अभिनेता विजय थलापति, वो पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है, टीवी के उसका नाम है। अब सबकी नजर यहां पर बनी हुई है कि क्या कोई खेल कर पाएगी। राज्य की कई सीटों पर टीवी के ने अपना समर्थन दे दिया है, प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां पर कुल मतदाता कितने? 6 करोड़ 20 लाख, इनमें 3 करोड़ 10 लाख पुरुष हैं, 3 करोड़ 10 लाख महिला हैं। मुख्य मुकाबला किसके बीच में है? डीएमके के साथ साथ एआईएडीएमके, जो कि बीजेपी वहां पर गठबंधन में है। तो तमाम सारी चीजों के साथ साथ नजर बनी हुई है, लेकिन स्टालिन बढ़त बनाए हुए हैं ऐसा माना जा रहा है। ये लोगों की नजर है कि मतदान में क्या वो देखते हैं और किसे वोट करते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं पहले चरण का चुनाव आखिर क्यों खास है। बंगाल का पहले चरण में पूरे चुनाव का मूड और रुझान तय होता है। शुरुआती नतीजों के आगे चरणों की दिशा का अंदाजा लग जाता है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा कड़ा मुकाबला यहां पर बना हुआ है। कई सीटों पर हाई प्रोफाइल और कई पे करीब की लड़ाई है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र बड़ी संख्या में शामिल हैं। ना इलाकों के मुद्दे और वोटिंग पैटर्न अलग होते हैं। वोटिंग प्रतिशत आगे की रणनीति पर असर डालता है और यही चरण चुनाव को रोमांचक और दिलचस्प बनाता है। बंगाल पर नजर सबकी बनी हुई है, लेकिन सीट भवानीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। भवानीपुर सीट इस बार चुनाव की सबसे हॉट इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, यहीं से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ रहे हैं और भवानीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। सीट को सत्ता बनाम प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। पूरे राज्य की नजर इस सीट के नतीजे पर टिकी हुई है, क्योंकि पिछली बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार ममता बनर्जी एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसे गंभीरता से देखा जाए और इसे गंभीरता से समझा जाए। वहां पर जिस तरीके से शुभेंदु प्रचार कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी तमाम दूसरी सीटों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, यहीं पर दे पाए। एक और सीट पानीहाटी सीट में क्यों खास है, सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि यहां पर आरजी कर रेप, आपको याद होगा जो आरजी कर रेप केस हुआ था, उस लड़की का रेप हुआ था, बीभत्स तरीके से उसके साथ बलात्कार किया गया था। बीजेपी ने उस लड़की की मां को यहां से टिकट दिया है। पानीहाटी सीट जो कि उत्तर 24 परगना की है, इस बार सुर्खियों में है और इसलिए बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बना रही है। जो पीड़िता है इस केस की, उसकी मां रत्ना देवनाथ को उम्मीदवार बनाया गया है। टीएमसी की तरफ से यहां पर तीर्थाकर घोष चुनाव मैदान में है और नंदीग्राम सीट पर भी इस बार चर्चा है, क्योंकि मामला वही पुराना गढ़ है ममता बनर्जी का और शुभेंदु अधिकारी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट भी हाई वोल्टेज ड्रामे के तौर पर देखी जा रही है। इसके अलावा मालदा और मुर्शिदाबाद इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि वहां पर एक और बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया गया है। हुमायूं कबीर, जिसका आपने नाम सुना था, यानी कि उत्तर प्रदेश से बाबरी मस्जिद
साफ हो गई है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में उसका शिलान्यास कर दिया गया है। भारी चंदा और शिलान्यास के तौर पर 2 लाख लोग, हालांकि स्टिंग ऑपरेशन हुमायूं कबीर का आ चुका है जिसमें उनके इरादे भी खुल गए हैं। वो कितना असर डाल पाते हैं और कितना नहीं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन चुनाव आ चुके हैं। हर राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी अपराध और अपराधीकरण से नहीं बच पाती है। एक नजर आप डालिए कि इस चुनाव में भी किस राजनीतिक पार्टी ने कितने अपराधियों को टिकट दिया है, तो आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा कि कितने अपराधियों और कितनों पर गंभीर मामले हैं। अब आप गौर से देखिए, यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने 71% टिकट दिए हैं अपराधियों को और उसमें 64% टिकट गंभीर अपराध श्रेणी से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस 39% टिकट टीएमसी ने दिए अपराधी उसमें हैं और 31% जो टिकट जिन्हें उम्मीदवारों को दिए गए हैं वो गंभीर अपराध उनके ऊपर हैं। सीपीआईएम 47% अपराधियों को टिकट दिए गए हैं, 40 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। कांग्रेस में 26% अपराधियों को टिकट दिए हैं और 22% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी में करीब 71% उम्मीदवार आपराधिक मामले में हैं। कुल 2926 उम्मीदवार यहां पर हैं। 683 यानी कि करीब 23% उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मामले हैं और ये तमाम जो मामले हैं वो उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के तौर पर करीब 20%, अगर सारे उम्मीदवारों का आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये 20% होता है। और इसके साथ साथ 630 उम्मीदवार, करीब 22% उम्मीदवार करोड़पति हैं जो इस चुनाव में हैं और इस चुनाव में 13% महिलाओं को टिकट दिया गया है, यानी कि 33% आरक्षण की बात विधानसभा में की गई थी, लेकिन यहाँ पर ना बीजेपी ने ना टीएमसी ने उस जो प्रतिशत है 33% को पूरा किया है। अब बंगाल में पिछले चुनाव में नतीजे क्या हैं यह आपको जानना बहुत जरूरी है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जो सीट है वो 213 थी। वोट परसेंटेज उनका 48.5% आया था। बीजेपी को पिछले चुनाव में 77 सीटें मिली थी। उनका वोट परसेंटेज जो निकल कर आया था वो 38.5 आया था। और विधानसभा जो 2016 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें टीएमसी को 211 सीट मिली थी। वोट परसेंटेज उनका 45.6% था। बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें थी 2016 में। वोट परसेंटेज उनका 10.3 था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो टीएमसी करीब 29 सीटें उसे मिली थी। किसमें? लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 40.2% इनका वोट परसेंटेज था और बीजेपी को 12 लोकसभा की सीटें मिली थी। 39.1% इनका वोट परसेंटेज था। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और वोट परसेंटेज 43.7% था। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी 2016 के बाद से आगे बढ़ रही है, यानी कि हर विधानसभा चुनाव में वो बढ़त बना रही है। पिछली बार भी लगा था कि बीजेपी को ज्यादा सफलता मिल पाएगी, लेकिन बीजेपी करीब 77 सीटों के आसपास आकर टिक गई थी। अब पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पर कितनी जनसंख्या है, क्योंकि बार बार ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर यह आरोप लग रहा है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तो यहां पर हिंदू लगभग करीब कितने हैं? 70.5% हिंदू वोटर। और मुस्लिम वोटर कितने हैं? 27% मुस्लिम वोटर माने जाते हैं। यानी कि आप समझ लें करीब अन्य को अगर जोड़ दिया जाए बाकी दूसरे और धर्म के 2.5%। कुल आबादी 9 करोड़ के आसपास है। अगर 2011 का सेंसक्स देखा जाए तो 9 करोड़ और इसमें हिंदू हैं 6 करोड़ 40 लाख, मुस्लिम हैं 2 करोड़ 40 या 50 लाख के आसपास, ऐसा कुछ समीकरण है। तो कुल मिलाकर अब यही स्थिति है और इसमें क्या खेला होगा, क्योंकि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के जो रणनीतिक इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं। यहां पर 2011 में लेफ्ट का जो 34 साल पुराना किला था वो किसने तोड़ा? वो ममता बनर्जी ने तोड़ा। लगातार 3 बार ममता बनर्जी यानी कि 2011, 2016, 2021 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वो जीत कर आई थी। 2016 और 21 में भारी बहुमत के साथ वो सत्ता में आई हैं और जो वोट परसेंटेज था, वोट शेयर था, वो लगभग 39 से 48% पर पहुंच गया। पिछले विधानसभा चुनाव में 48%, यानी कि बीजेपी 2011 में कब थी? लगभग 0 थी। 2016 में उसके पास
3 विधानसभा की सीटें थी 2016 में, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने मेहनत की, अपने ग्रोथ को बढ़ाया। 2021 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और कई टीएमसी के नेता भी शामिल हुए, 77 सीटों के साथ वो विपक्ष की भूमिका में है, मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, और लगभग उसके वोट परसेंटेज में 4% से लेकर 38%, यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव में 38% उसका वोट परसेंटेज था। तमिलनाडु की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर एक बार फिर से स्टालिन सरकार की वापसी होती दिख रही है, ऐसा उम्मीद लोग जता रहे हैं, क्योंकि वहां पर एआईएडीएमके कोई बहुत मजबूत पार्टी नहीं है। बीच में एक प्लेयर जरूर आ गए हैं, विजय थलापति जिनका नाम है, वो दक्षिण भारत के सुपरस्टार माने जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि कमल हसन भी आए थे 2021 में। डीएमके को 133 सीटें और कांग्रेस को 18 सीटें मिली थी। गठबंधन ने 159 सीटें जीती थी। डीएमके ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। एआईएडीएमके ने 66 और बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। गठबंधन को सिर्फ 75 सीटें मिली थी। टीवीके पहली बार, विजय थलापति की पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में आ रही है। धुआंधार रोड शो उन्होंने निकाला था, आपको याद होगा, जिसमें कई लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। बाद में सीबीआई ने उनको सम्मन जारी किया, बुलाया भी था। इसके साथ साथ एक और दक्षिण भारत के सुपरस्टार हैं, तमिल फिल्मों के सीमान, उनकी एक पार्टी है एनटीके, वो भी चुनाव पिछली बार लड़ी थी, लेकिन उनको 0 सीटें मिली थी। कमल हसन की आपको याद होगा, मक्कल निधि मयम, MNM ये पार्टी का नाम था। उन्होंने भी, कमल हसन ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी वहां पर खाता नहीं खोल पाई, और जनता ने कह दिया कि यार तुम फिल्मों में ठीक हो, वहीं पर एक्टिंग करो, राजनीति की एक्टिंग तुमको सूट कर नहीं पाएगी। लेकिन स्टालिन की वापसी की मुख्य वजह क्या है, ये आपको जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो बवाल है, विवाद है, आरोप प्रत्यारोप है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन स्टालिन सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से मजबूत गठबंधन के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं में यह पॉपुलर है, कई सारी उनकी योजनाएं पॉपुलर हैं। स्टालिन की इमेज, हर महिला को 1000 रुपए महीने फ्री कोचिंग, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, हिंदी बनाम तमिल विवाद तो है ही है, जो कि पिछले कई दिनों चला था। इसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम का भी जमकर विरोध तमिलनाडु ने किया, और स्टालिन ने कहा कि यह अन्याय है, अत्याचार है। अगर यह लागू हो गया तो दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी, तो दक्षिण और उत्तर भारत के बीच असंतुलन हो जाएगा। इसलिए हर घर पर काला झंडा लगाया जाए, यह जिक्र किया। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो असर भी कर रहे हैं वहां पर। इन सब के बीच इन 2 राज्यों का जो मतदान होने जा रहा है कल, उसे लेकर हमने सर्वे कराया है। सर्वे में कुछ सवाल पूछे, जो सवाल पूछे वो पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल है कि क्या बंगाल में इस बार सत्ता बदलने के संकेत दिख रहे हैं? अब देखिए लोग क्या कहते हैं, लोगों की राय क्या है, क्योंकि 31% लोग थे जो कह रहे थे हाँ साहब बदलाव तो तय माना जा रहा है। अब 30% लोग कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, मुश्किल लगता है, और 36% कह रहे हैं फिर से ममता की सरकार है, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि बंगाल और तमिलनाडु में महिला वोटर्स किस फैक्टर से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए लोगों की राय निकल करके आ रही है। कल्याण योजना 38% लोगों ने कहा, 34% ने कहा महंगाई और घर का बजट, 24% ने कहा सुरक्षा और कानून व्यवस्था, 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो कि हमने लोगों से पूछा, क्या आपको लगता है कि केंद्र बनाम राज्य की राजनीति वोटिंग को प्रभावित कर रही है? लोगों की राय, 36% लोगों ने क्या कहा, 36% लोग कहते हैं हाँ बहुत ज्यादा, 48% ने कहा लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हावी हैं, और 12% कह रहे कुछ हद तक, 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, उस पर लोगों ने क्या कहा, आपके हिसाब से इस चरण का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होगा? लोगों की राय, 45% लोगों ने कहा वोटिंग परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है, वो गेम चेंजर हो सकता है। 30% ने गठबंधन का समीकरण है, वो गेम चेंजर हो सकता है। 21% कह रहे थे कि महिला जो वोटर्स हैं वो गेम चेंजर हो सकती हैं। हालांकि वो तो हर विधानसभा चुनाव में हम देख ही रहे हैं, फ्रीबीज की योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाड़की योजना, वो होता ही है। 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और अंतिम सवाल जो हमने देखा कि क्या तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजनीति इस बार बड़ा असर डालेगी या फिर स्थानीय? लोगों की राय, लोगों ने क्या कहा,
43% लोगों ने कहा। अब लोग क्या कह रहे हैं देखिए आप, कि 13% ने कहा नहीं, डीएमके का मुकाबला वहां पर नहीं हो सकता। 48% ने कहा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। 30% लोगों ने कहा कुछ असर दिख रहा है, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। ये तमाम तरह के सवाल थे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। राधिका भट्टाचार्य शाह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ मौजूद हैं। चंदन घोष चौधरी, कांग्रेस के प्रवक्ता, मेरे साथ मौजूद हैं। निरंजना दास, टीएमसी की समर्थक, मेरे साथ मौजूद हैं। और गौरी जोशी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ होंगी। सबसे पहले एक बार गौरी जोशी के पास चलते हैं। गौरी जी, कल मतदान है पश्चिम बंगाल, जहां पर कि घमासान मचा हुआ है, युद्ध की स्थिति है, प्रतिष्ठा चाहे वो टीएमसी की हो या बीजेपी की हो, दांव पर लगी हुई है। इन सब के बीच आप क्या देख रही हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं तो बहुत ही क्लोजली इस इलेक्शंस को विटनेस कर रही हूँ। ये चिकन नेक है, आपको याद रखना होगा कि बांग्लादेश में एक नए प्रधानमंत्री आए हैं। तो ये जो इलेक्शन है इस बार सिर्फ भारत का नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का भी सवाल उठ रहा है यहाँ पर, क्योंकि 300 सीटें जो है, लगभग 294 अगर प्रिसाइसली मैं बताऊं, तो ये जो सीट्स हैं इनमें से 150 सीटों के ऊपर कल ही फैसला हो जाएगा। सिर्फ 2 चरण हैं। बंगाल जैसी सिग्निफिकेंट स्टेट, जैसे आपने बताया, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी सर, कि 9 करोड़ की जनता है, 6 करोड़ हिंदू हैं, तब भी अगर 15 साल ममता बनर्जी पे विश्वास किया है बंगाल के लोगों ने, तो केवल 27% मुसलमानों का विश्वास तो नहीं है। बांटो और राज करो की राजनीति नहीं चलती है बंगाल में, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मैं अपने सोर्सेज से पता कर पाई हूँ। मैंने बंगाल के कई वरिष्ठ लोगों से इंटरेक्शन किया है इस डिबेट पर आने से पहले, और मुझे एक चीज जो समझ आई है वो ये है कि बंगाल के लोगों को कंप्लेसेंट राजनीति नहीं पसंद। जैसे दिल्ली के लोगों को फ्री आप दे सकते हैं, फ्रीबीज दे सकते हैं, और तभी आपका काम बोलता है। तो बंगाल में भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे टीएमसी की तारीफ करने नहीं आई हूँ। ना मैं बीजेपी की प्रवक्ता हूँ, ना मैं टीएमसी की प्रवक्ता हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ आता है कि आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान भारत योजना, वो बंगाल तक नहीं पहुंच पाई है। तो ये पर्सनल वेंडेटा की जो राजनीति है, मोदी बनाम ममता की राजनीति है, उसका ये सबसे बड़ा ग्रैंड फिनाले है। जैसे आप बता रहे थे 2011 में, तो चलिए उस टाइम पे 2014 से पहले का टाइम है, लेकिन 2016 और 2021 में आप मोदी को मात देकर, क्योंकि मोदी जी का सबको पता है कि वो इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट सीएम से लड़ते हैं, डबल इंजन की सरकार के नाम पर। तो इस बलबूते पर अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार नहीं जीत पाई है, मतलब 2021 में नहीं जीत पाई, 16 में नहीं जीत पाई, तो मतलब ममता एक तरीके से पीएम कैंडिडेट की सबसे बड़ी हकदार रहेंगी ऑपोजिशन में इस बार भी, अगर वो चौथा टर्म लेकर आ जाती है। मुझे लगता है कि दूर की कौड़ी है, क्योंकि 2029 में चुनाव इंतजार करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वाकई ममता बनर्जी जीत कर आती हैं तो विपक्ष की सबसे मजबूत उम्मीदवार, दावेदार वही हैं, और तब जबकि अखिलेश यादव लगातार उनके साथ खड़े भी दिखाई देते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता प्रवक्ता राधिका भट्टाचार्य हैं। राधिका जी, पिछली बार 77 पूरी दम लगा दी, पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार केंद्र की, धुआंधार प्रचार, देश भर के कार्यकर्ता, देश भर के नेता वहां पर मौजूद थे। इस बार भी वही सब कुछ है, लेकिन इस बार थोड़ा सा भी अलग है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम और विपक्ष पर आरोप कि देखिए साहब, महिलाओं को आगे नहीं आने देना जा रहा है। कुछ कमाल हो पाएगा? देखिए, बंगाल की अगर आप इतिहास पे जाएं, क्योंकि तारीख को हमने कंसिडर करना है हर निर्वाचन में। 34 साल जो सीपीआईएम थे, वहां पे लोगों ने देखा, हमारी बचपन कटी, हमने कांग्रेस को देखा, सीपीआईएम को देखा, और फिर हमने टीएमसी को देखा। आज बंगाल उस मकाम पे है जहां पे लोग, अंग्रेजी में कहते हैं ना, फेड अप हो गए हैं। इन जो एंटी इनकम्बेंसी हो रही है वो बहुत ही तेज रफ्तार से वो फैल चुकी है। और देखिए, आजकल सोशल मीडिया है, लोगों के हाथ में हर एक इंफॉर्मेशन है, उनके ऊपर निर्भर करता है किसको माने किसको नहीं माने। पर जब लोग देखते हैं कि डबल इंजन सरकार से कैसे राज्यों को फायदा मिलता है, तो आज जो लोग आए हैं वो यही कहते हैं कि हमें ममता बनर्जी की सरकार में जो वायलेंस,
नॉर्मल हो गया है वो नहीं चाहिए, ऑपोजिशन सेफ नहीं है वो नहीं चाहिए, अगर कैंडिडेट सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा, हमें वो नहीं चाहिए। बंगाल में चुनाव नहीं है, चुनाव के नाम पर कंट्रोल की कोशिश हो रही है और हर वोट एक हिम्मत है, डर के खिलाफ एक आवाज उठाने का है, एक आवाज है। तो इसलिए अगर आप देखें कि बंगाल के लोगों को, अगर आप देखें बंगाल में चुनाव ये बहुत ही अहम है। और ये मैं बताती हूँ कि ये जो बंगाल की जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन फेजेस में इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां हिंसा की जो इतिहास है और वो सबको पता है, और बीजेपी का सीधा स्टैंड है, हर वोटर बिना डर के वो इस बार निर्वाचन में जाएगा। तमिलनाडु में एक फेज है क्योंकि वहां पे वोटिंग पीसफुल होती है, बंगाल में फेजेस मजबूरी है। और देखिए ये क्या एक दृश्य दिखाता है बंगाल का, और इस बात पे ममता बनर्जी जी ने आज तक कोई टिप्पणी नहीं की कि उनके गुंडे को क्यों ये लोग बिल्कुल फारिग कर देते हैं और लोगों पे, अपने लोगों पे। और कितनी शर्म की बात है ना, बंगाली पे हमला करता है, बंगाली से हिंसा करता है, बंगाली को काटता है। इतना जोश है तो भारतीय फौज में जाए ना और पाकिस्तानियों की धज्जे उड़ाए। ये मैं समझती नहीं हूँ। और जो ऑब्जर्वर्स बाहर से आते हैं ना, वो ताज्जुब हो जाते हैं कि हमारे स्टेट्स में तो हमने बूथ कैप्चरिंग ऐसी होती है कभी सुना नहीं है, गुंडागर्दी ऐसा होता है, महिलाओं को सफेद साड़ी भेजा जाता है उनके घर में कि अपने बेटे पतियों को समझाओ कि वो उन्होंने अगर हमें समर्थन नहीं दी तो कल आपकी सिंदूर पहुंची जाएगी, आप सफेद साड़ी पहन के घूमेंगे। घर की बहू बेटियों को धमकी दी जाती है, दिया जाता है कि संभाल लो, नहीं तो कल रात को हम आके तुम्हारे साथ क्या करेंगे उसका पता नहीं। इस तरह आज रात को इस तरह के वीडियो या इस तरह की तस्वीर आएंगे क्या? क्योंकि अगर सड़कों पर निकलकर रात को धमकियां दी जाएंगी तो फिर वहाँ पर जो जितनी भी एजेंसियां हैं, सीआरपीएफ हैं, जिनके सबके वर्दी पर कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरे में क्या कहेंगे? निरंजन दास टीएमसी के समर्थक मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्कुरा रहे हैं। निरंजन जी, आपने राधिका जी को तो सुना, बड़ी महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं, इसका असर होने वाला है क्या? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हाँ, तो राधिका जी जो बोल रहे थे कि बंगाल में बहुत वायलेंस होता है, ये सब जो बोल रहे थे, ये एक लेगेसी वो बात कर रहे हैं। वो सीपीआईएम टाइम में ये सब होता था कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके घरों पे जो हम कहते हैं सादा थान, व्हाइट साड़ी भेज दिया जाता था कि तुम्हारे हस्बैंड को काट दिया जाएगा। तो ये सब सीपीआईएम टाइम में होता था। और अभी तो सेंट्रल फोर्स के निगरानी में इलेक्शन होता है। तो अगर इस दौरान अगर कोई इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। और इनका जो ये 2.5 लाख इन्होंने सीएपीएफ भेजा है बंगाल में, टैंकर्स आए हैं, आर्मी आए हैं, सीएपीएफ आए हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, सब कुछ आ गया है। सिर्फ नेवी और एयरफोर्स नहीं आया है अभी तक। पता नहीं कल आ सकता है। तो हाँ, आ सकता है, पर यू नेवर नो कि क्योंकि ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि बाइक में सवार आप नहीं हो सकते, आप घर में कोई मेहमान को आप बुला नहीं सकते। ये सब रेगुलेशंस लाए हैं ये इलेक्शन कमीशन। तो उसके बाद छोड़िए, उन्होंने उनका जो मतलब व्हाट दे वांटेड, वो चाहते थे कि 1.5 करोड़ बंगालियों का नाम इस एसआईआर के नाम पे उनका नाम काटा जाए। और वहां पर उन्होंने 90 लाख नाम को काटे हैं। उसमें से अभी भी करीब 30 लाख ऐसे लोग हैं जिनका नाम अभी ट्राइब्यूनल हुआ है, लेकिन ट्राइब्यूनल में कुछ नहीं हो रहा। तो ये सब जो बीजेपी ने जो कारनामे किया है यहाँ पर, और ये भय का माहौल की बात कर रहे हैं। भय का माहौल कौन फैला रहा है? ये जो दिल्ली या फिर बहुत सारे जो राज्य से और केंद्र सरकार से जो लोग आ रहे हैं, बंगाल में आके बोला जा रहा है, एक बहुत बड़ा लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आप लोगों को बुरा लग जाएगा, वो आके कल बोले हैं कि टीएमसी का कार्यकर्ता घर से ना निकले या फिर उनको उल्टा लटका कर उनको सीधा किया जाएगा, बोले हैं। आपको पता है किसने ये बोले? राधिका जी। और उन्होंने बोला है कि ऐ ममता, उन्होंने बोला है, एक बीजेपी का है, स्टार कैंपेनर है बीजेपी का, उन्होंने बोला है कि ऐ ममता, कान खोल के सुन लो,
ये भाषा है बीजेपी के लीडर्स का। तो आपको लगता है कि बंगाल का जो जनता है वो अपने आप को राधिका जी, एक तरफ तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम और वो तो डिलिमिटेशन बिल है, प्लीज उसका नाम ठीक से बोलिए, वो डिलिमिटेशन का बिल है। दूसरी तरफ, अरे सुन तो लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम और दूसरा नारी को ही लेके इस तरह के शब्दों का प्रयोग। और मैं आपको क्या निरंजन जी, आप ठीक से सुनती भी नहीं है कि मैं क्या कहने जा रहा हूं आगे। नहीं, नाम तो आपको तो ठीक से बोलना पड़ेगा। दूसरों पे बात नहीं करेंगे, अपने गिरबान में झांक के देखेंगे। ये जब कोई पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी जैसे जेंटलमैन को नड्डा गड्ढा फड्डा चड्डा बोलते हैं, ये कहां की रविंद्रनाथ जी की भाषा बोल रहे हैं टीएमसी। और आपको पता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी किस तरीके से, मुझे बोलना नहीं, मैं नेशनल टेलीविजन पे इतने महान लीडर के साथ मैं झूठ का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ। मैं कहूंगी किस तरीके से असत्य वो तैयार करती है जब वो पोडियम पे बैठती है, जो दिल में आया बोलती है। और किस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनके कोई फर्स्ट कजन नहीं है कि घरेलू झगड़े में उनको वो ला रहे हैं। किस तरीके से वो लोग बात करते हैं इनके बारे में, तो इसके बारे में हम बात नहीं करें तो ही अच्छा। जहां पे हम माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती की पूजन करते हैं, वहां पे आरजी कर होता है, संदेश खाली होता है, हो गया। पुरानी बात हो गई, पुरानी बात हो गई राधिका जी, पुरानी बात हो गई राधिका जी, पुरानी बात हो गई। रहा सवाल महिलाओं के ऊपर अपराध का, रहा सवाल महिलाओं के ऊपर अपराध का। मेरी बात सुन लीजिए, तो आपको दिल्ली की आज की घटना बता दूं कि दिल्ली में ही आज एक आईआरएस अधिकारी के अंदर घुसकर उनके नौकर ने उनकी बेटी के साथ रेप किया, उसके बाद हत्या कर दी। और जहां पर यह घटना हुई है गौरी जोशी जी की कॉलोनी है, देश की राजधानी दिल्ली। तो अपराध की तो बात ना किया जाए। मेरे साथ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता चंदन घोष मौजूद हैं। चंदन साहब, ये जो दो गुटों की लड़ाई है, दो पार्टियों की लड़ाई है, ये जो गुत्थम गुत्ता है, इसमें कांग्रेस कहां उलझ कर रह गई है, दिख नहीं रही है। चंदन जी, आवाज आ रही है? चंदन जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ। कांग्रेस कहां है? वही तो बात मैं कह रहा हूं। ये बात इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। कांग्रेस है, कांग्रेस फाइट कर रहे हैं। कांग्रेस यहीं पे लास्ट टू लास्ट इलेक्शन में ये पहला पार्टी था ऑपोजिशन में, हम लोग का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, ये कांग्रेस है। लास्ट इलेक्शन का मुताबिक अगर कोई हिसाब करे, सुन्नी हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग ये इलेक्शन में 294 सीट्स में हर जगह पे हम लोग का कैंडिडेट थे। तो बात ये होता है, ये कांग्रेस है। अगर पहले आप सोचिए फर्स्ट 30 इयर्स ऑलमोस्ट कांग्रेस थी, और अभी भी जितना सारे सरकार बदल में आए, वो लेफ्ट फ्रंट हो या टीएमसी, अभी भी डॉक्टर बीसी रॉय जो बंगाल को वो बनाए अपना, जिसको रुपकार कहते थे, वो बंगाल का रुपकार वही एग्जाम्पल बन के आए। अभी किसी का कोई कुछ बोलने का है, कोई मुद्दा है, तो डॉक्टर बीसी राय का ही मुद्दा है। तो कांग्रेस इससे साथ जुड़े हुए है, जिसे बंगाल को बनाया कांग्रेस। और कांग्रेस है 294 सीट्स में जो भ्रष्टाचार ये बंगाल में चल रहा है, इसका विरुद्ध में है। जो भ्रष्टाचार पूरा देश में हो रहा है, और यहाँ मोदी जी, अमित शाह जी बहुत बड़ा भाषण दे रहे हैं, लेकिन 21 जो स्टेट्स है इंडिया में, जहां पे ये बीजेपी का शासन चल रहा है। तो हम लोग का भी वो एक्सपीरियंस है, डबल इंजन क्या होता है, ट्रिपल इंजन क्या होता है, और सिंगल इंजन भी क्या होता है, ये भी हम लोग का मालूम। तो मालूम ये होना चाहिए कांग्रेस अगर की बात ना करे तो बेटर है। आई एम सॉरी, आई गॉट अ लिटिल टाइम, तो ये इसमें थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। अब सुन लीजिए, जो बोलना है कर लीजिए, अपनी बात कर लीजिए। तो बोलना है मैदान में, बस एक बात, बस ये मत बोल दीजिएगा तो 294 सीटों में हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ये मत कहिएगा। दूसरा नहीं, बात ये होता है, बहुमत ही होता है लोकतंत्र में, सबका वॉइस हो। मल्टी पार्टी सिस्टम जिसका कॉन्सेप्ट है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये नहीं है हर कोई पार्टी सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने का मौका अगर मिले तो क्या करेंगे,
और वो अपना जो है, जिससे जो सरकार चल रही है, वो सरकार का जो 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 स्टैंडर्ड सर्विस होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, तो इसमें उनका भूमिका क्या है। लेकिन एक बात तो सही है, अगर हम लोग ये सोचे, इसलिए डॉक्टर बीसी राय का एग्जाम्पल मैं दिए, अगर ये सोचे, ये अभी बंगाल में कोई एक बीजेपी का बोलिए, ये टीएमसी का बोलिए, कोई एक अभी जो लड़ाई लड़ रहे, तो उनका असली मुद्दा क्या है? कभी रिलीजियन का बारे में, धर्म का ऊपर, कभी भाषा का ऊपर, कभी और कुछ का ऊपर, मतलब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो बंगाल में नहीं था। तो ये बंगाल में कौन घुसा है और बंगाल में डेवलपमेंट का बात कौन करता है? अभी देखिए टीएमसी का गवर्नेंस 15 इयर्स और सेंट्रल में 12 इयर्स बीजेपी का गवर्नेंस। एग्जाम्पल तो होना चाहिए। बंगाल में क्या है अभी? आगे अनएम्प्लॉयमेंट बंगाल में है, बंगाल में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, माइग्रेशन है। एट द सेम टाइम अगर पूरा देश में हम लोग ये हिसाब लेते हैं तो 48 इयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यह मुद्दा होना चाहिए जिससे डेवलपमेंट का स्कीम क्या है, वो मैं अच्छा हूं, वो खराब है, ये इससे लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र चलता है क्या डेवलपमेंटल स्कीम जो एकदम कांग्रेस के लिए क्लियर पिक्चर है, और हम लोग किसी कांग्रेस को लेकर क्लियर पिक्चर है। वो अब आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर बंगाल में एकदम क्लियर पिक्चर है, सबको साफ है कि बंगाल में कांग्रेस की स्थिति क्या है। मुझे लगता है गौरी जोशी कुछ कह रहे हैं। हाँ गौरी जी। मैं ये कह रही हूँ सर कि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस जिस तरीके से गिरा है 2024 में 99 सीट लाने के बाद, जो सीना ठोकर राहुल गांधी ने, अभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर उनके प्रवक्ता, ये जैसे आपने उनको चैलेंज किया कि आप कहिए कि आप 294 की बहुमत लाएंगे। अरे जनसुराज के प्रशांत किशोर ने सीना ठोक के कहा था और 0 सीटों पर आए थे। कांग्रेस का मोराल बिल्कुल नष्ट कर दिया है बीजेपी सरकार ने। और अभी जिस ऑल गन्स ब्लेजिंग तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी करने वाली है, ये सवाल मेरा राधिका जी से भी है कि 71% आप क्रिमिनल्स को सीट दे रहे हैं, आप इससे कहां तक सहमत हैं मैम? और टीएमसी से मेरा यही सवाल है कि आप आरजी कर को कैसे भूल सकते हैं? आपकी सरकार में एक सीएम, फीमेल सीएम होते हुए भी इतना हीनस क्राइम हुआ। मुझे तो लगता है कि बीजेपी ने बहुत ही सही मास्टर स्ट्रोक खेला है मदर को टिकट देकर, क्योंकि जब तक फीमेल्स रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगी, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि आईआरएस ऑफिसर की 22 साल की बेटी जो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रही थी कैलाश हिल्स में, 270 लोगों की कॉलोनी है ये सिर्फ, लेकिन यहाँ की राजनीति आपको देखनी पड़ेगी। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तरह तरह के बिजनेसमैन लोग यहाँ पर बैठे हैं सीना ठोक कर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम चंदा लेंगे, और 1% काम नहीं होता। कहते हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है? घर के अंदर कोई चाबी घुस के अगर मार दे, अरे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला आदमी है, आपने उसको इस कॉलोनी में घुसने कैसे दिया? तो बंगाल जैसा राज्य अगर आरजी कर को टॉलरेट करता है, आप मणिपुर में मत जाइए। मणिपुर को आप संभालने से पहले अपने गिरबान में झांकिए टीएमसी। और मैं तो बीजेपी से यही सवाल करूंगी, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूं, मैं बीजेपी से सवाल करूंगी कि आपको अगर ऑल गन्स ब्लेजिंग में जाना ही है तो 71% क्रिमिनल्स जो टीएमसी से कहीं ज्यादा है, सीपीआईएम से कहीं ज्यादा है, जवाब दे दीजिए। आप इतने क्रिमिनल्स गौरी जी जवाब ले कैसे लड़ सकते हैं? राधिका जी जवाब दे दीजिए। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी और कोई भी राजनेता, ये एक बेईमानी सा सवाल है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो ये दावे के साथ कह सके कि हम अपराधियों को टिकट नहीं देते हैं, हम अपराधियों को अपना मंच शेयर नहीं करने देते हैं। ये आज के समय में राजनीति में सवाल बेईमानी हो चुका है। फिर भी राधिका जी जवाब दे दीजिए। देखिए, कैंडिडेट जो भी आए, आखिर जनता डिसाइड करेगी उनको वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। ये कौन सी बात है तो राधिका जी? सुनिए, मुझे बताने दीजिए। अगर ये बात है तो फिर टीएमसी को बारे में भी आप सवाल मत करिए। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। नहीं, निकालिए ना बात। चुन के नहीं, सुनिए, हर पार्टी चुन के नाम लेंगे, ये है क्रिमिनल, वो है क्रिमिनल, और जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल सिस्टम है। अगर मुझे लगता है या आपको लगता है कि राधिका भट्टाचार्य शायद क्रिमिनल है, आप जाइए कोर्ट में, जाइए, केस करिए मेरे ऊपर, और मैं मुझे वोट ना दे, मुझे आप शर्मिंदगी से निकाल दे सियासत से, ये जनता के हाथ में, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। और मैं उस बात पर टिप्पणी करूंगी। गौरी जी सुन लिया आपने, जब आप राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति में अपराधी उम्मीदवारों की बात करते हैं तो राधिका जी और तमाम राजनीतिक पार्टियां कहती है कि इस पे बात नहीं करेंगे, अगर जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए वो कोर्ट जाए।
देखिए ये तो फिर डीले की राजनीति है ना, कि अगर आपको जैसे अब मुझे इलेक्शंस का वेट करना पड़ेगा कि बदलाव आए, चाहे वो मेरे आरडब्ल्यूए में हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शंस हो, लेकिन अभी पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और एक जो मोरालिटी पॉलिटिक्स में थी ना सर, मुझे लगता है वो एकदम खत्म हो गई है। तो क्या ये जर्नलिस्ट का ही बीड़ा है कि हम आईना दिखाते रहे? क्या आपके घर में आईना नहीं है राधिका जी या निरंजन जी या चंदन जी, कि आप देखें कि ये क्या राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति का जो ये कहते हैं ना जायका बदल चुका है। तो हम और आप ऐसे जमाने की बात कर रहे थे जहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मॉरलिस्टिक थी, जहां पे लोग ऐसा काम कोई करते नहीं थे, और उसके बाद अगर कोई क्रिमिनल था उसको उसकी जुर्रत नहीं होती कि वो पब्लिक में अपने आप को पेश करे। तो गए पुराने दिनों की बात नहीं करते। मैं वापस दोहराऊंगी, आप कोई क्रिमिनल लाए, राधिका जी ने मतदाताओं को, वोटर को आईना दिखाया है कि भाई जायका बदल गया है, मतदाता अब अपराधियों को पसंद कर रहा है, ऐसे लोगों को चुन के भेज रहा है, तो राजनीतिक पार्टी अपराधियों को टिकट दे रही है। निरंजन जी, मतलब है कि मीडिया ट्रायल के बाद अब इलेक्शन ट्रायल का टाइम आ गया है कि अब मैं ही जांच पड़ताल करूं कि कौन है सही लीडर। नहीं, ये बड़ी बात है गौरी जी, ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अब मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है। बिजली पर चुनाव नहीं होता, पानी पर चुनाव नहीं होता, स्वास्थ्य पर चुनाव नहीं होता, मिलावट पर चुनाव नहीं होता, शिक्षा पर चुनाव नहीं होता। और जब चुनाव हो जाता है, राजनीतिक पार्टियां चुनकर सरकार में आ जाती है, उसके बाद मतदाता बैठकर ठीकरा फोड़ता है। तो मतदाताओं को भी भुगतना चाहिए, क्योंकि मुद्दों पर चुनाव तो हो नहीं रहा ना। मतदाता भी क्या कर रहा है? मतदाता इन मुद्दों पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पर वोट नहीं दे रहा है, वो बड़े बड़े मुद्दों में उलझ जा रहा है। मैं बिल्कुल मतदाताओं को क्वेश्चन करूंगी यहाँ पर। बोल सकता हूँ कुछ? बोलिए निरंजन जी। देखिए, गौरी जी जो बोल रहे थे कि हम आरजी कौर का बात कैसे बोल सकते हैं, हमने आरजी कौर का कुछ नहीं है। हमने देखा है कैसे 6 महीने आपने मदर को टिकट क्यों नहीं दिया? आपने मदर को टिकट क्यों नहीं दिया? बीजेपी ने क्यों दिया? टिकट देंगे, वो एक क्रिमिनल अरे इन्होंने कहते क्यों टिकट देंगे सर? टिकट टिकट क्यों देंगे? मैं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कैंडिडेट। ठीक है, उनका नाम है रत्ना देवनाथ। रत्ना देवनाथ ने बोले हैं कि ममता बनर्जी का हम बालों को पकड़ के उनको हम ड्रेन में सर, द्रौपदी का भी तो हुआ था। अरे आप हमको बोलने देंगे? आप हमको बोलने देंगे या कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करेंगे? मैं नारी शक्ति हूँ, मैं नहीं। अरे बाबा, नारी शक्ति का बात हम नहीं सुनना चाहते हैं। नारी शक्ति अच्छा, तो ममता की बातें मत सुनिए, ममता की बातें मत सुनिए। अरे बाबा, आप व्हाट आर यू डूइंग? इनको म्यूट कीजिए। गौरी जी एक बार सुन लेते हैं इनकी बात सुन लेते हैं। गौरी जी एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। हाँ निरंजन बोलिए। मैं जो बोल रहा हूं कि ये जो बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, ये रत्ना देवनाथ को, ये पूरी तरह से हारने वाली है। और उसके बाद जब ममता बनर्जी का चौथी टर्म जो आएगा, तो तब इनके ऊपर क्रिमिनल केस होगा। जिस तरीके से भाषा उन्होंने प्रयोग किया है, और ये उन्होंने बोला है कि पहले से हमारा बीजेपी के साथ आंट-घाट था और उसी बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, इनको ऑफर किया, इनको पैसा मिला है। तो आप कह रहे हैं कि आरजी कर का जो मामला है वो इन्होंने करवाया है? What is wrong with you? You are a journalist. No, I am going to put you to question. Do you think the RG Kar case was premeditated? I am replying. You will keep quiet. I will not keep quiet when you're saying something wrong. I'm sorry. What nonsense? सर आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि आरजी कर प्रीमेडिएटेड था? नहीं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। मैं आपका ही प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो बोलना संभव नहीं है। अच्छा बोलिए। तो मैं जो बोल रहा था कि ये जो इन्होंने मुद्दा उठा रहे हैं, इसी मुद्दे पर बीजेपी हारेगा। और बंगाल का जनता, और हम तो फ्रंट लाइन से लड़े हैं उस आरजी करके उस प्रोपेगेंडा के टाइम पे। एक बहुत ही दुखनाक घटना घटा था, और उसके बाद वो केस कोलकाता पुलिस से वो सीबीआई में गया था। सीबीआई ने बोला है कि संजय राय जो कोलकाता पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अपहोल्ड किया गया है। और जो बंगाल का सरकार जो आइन पास किया था, वो जो अपराजिता एंटी रेप बिल, उसको बीजेपी का केंद्र सरकार उसको नलिफाई कर दिया है। प्रेसिडेंट का एसेंट देने नहीं दिया है। ये आपको मालूम है?
राधिका जी ये जवाब। नारी का बात करते पहले हैं तो मुझे और ये बताइए, नारी आप शक्ति राधिका जी का जवाब। नहीं पहले तो हम- मैंने पहले तो खत्म नहीं हम किया है। फूलों की She बात kept ना on करें। disturb me. She पहले kept तो on हम बीच की disturbing me. बात करें। नहीं you will क्यों हुआ? keep और quiet. मुझे Let me कहा finish. गवर्नमेंट Let me हॉस्पिटल finish. में मुझे खत्म एक करने दीजिए। डॉक्टर का इस खत्म तरीके करने से दीजिए। बलात्कार ये होता है। बीजेपी का ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी का और लीडर दूसरी कौन है बात आज? है, बीजेपी ये का CBI स्टार की बात कैंपेनर करते नंबर हैं। 1 नरेंद्र मोदी, CBI तो- उनका नाम है एप्स्टाइन फाइल में। ये लोग नारी शक्ति की बात करते हैं। निरंजन जी, निरंजन जी, निरंजन जी, आपने वो नाम देखा है? आपने नाम देखा है? इन्वेस्टिगेशन के लिए। अरे हरदीपुरी का नाम है, मोदी जी का तो नाम भी नहीं लिया, आपने नहीं लिखा। हरदीपुरी किस गवर्नमेंट में है? किस गवर्नमेंट में है हरदीपुरी? बताइए। अरे तो चुनाव हरदीपुरी के नाम पर हो रहा है क्या बंगाल में? उन्नाव कहाँ हुआ है? उन्नाव कहाँ है? मणिपुर अभी भी चल रहा है। आप तो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। आप तो रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। कल का जो ये चुनाव का जो पहला जो फेज है, यहाँ पर लास्ट टाइम टीएमसी को 92 सीट्स मिला था। इस बार 100 से ज्यादा मिलेगा। ये आप लिख कर रखिए। और राधिका जी फिर काय को लड़ रही है? जब वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा मिलेगा तो राधिका जी खाम का मैं अपना बीपी क्यों बढ़ा रही है? हम देखना चाहते हैं वो कैसे हमको सीधा करते हैं। हम देखना चाहते हैं कि अमित शाह क्या करते हैं। दूध का दूध, पानी का उनके- पानी की बात करेंगे। अमित शाह का जो ये भाषा है, इसको आप कंडेम भी नहीं कर पाते और आप अपने आप को जर्नलिस्ट बोलते हैं। आपको तो शर्म आना चाहिए। गोदी मीडिया का जर्नलिस्ट है आप लोग। गोदी मीडिया है। आपको तो हाथ में दिखाना चाहिए पहले। अरे आप लोग चुप रहिए, आप ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। गोदी मीडिया का गोदी जर्नलिस्ट, गोदी जर्नलिस्ट। ममता को वोट दीजिए, हम अरे तुम्हें देख लेंगे। ममता बोलते हैं आप मोदी को मोदी जी और ममता को ममता। ये आपका अपब्रिंगिंग है। एक महिला मुख्यमंत्री को आप ममता कह के पुकारते हैं। शेम ऑन यू। गौरी जी बोलिए अपने निरंजन जी, आपने अपनी भड़ास निकाल दी क्योंकि आपको आपका अभी दिमाग एक बात खराब नहीं हुआ बोलने होगा। देंगे हम। अब एक सुन लो ना बात गौरी आपको क्या नहीं कह रही। बोलने गौरी देंगे। जोशी क्या कह रही है, एक बार सुन ले। बहुत हाँ। देखे हैं हमने। आप जैसे गोदी जर्नलिस्ट को बहुत हमने झेला है। सर एक बात नहीं बोलने देंगे आपको। आप हमारे जिस मीडिया तरीके के से ऊपर हमारे सवाल बोलने उठा के रहे हैं। बाद आप जिस तरीके से हमारा डिस्टर्ब मीडिया किया, आपको ना आपको तो कोई शर्म पोजीशन नहीं नहीं है। देता बोलने के शर्म लिए। नहीं है। बस बस कौन के से लिए चैनल shut से है up, आप? shut कहाँ up का and जर्नलिस्ट listen है आप? first. Shut कहाँ up, का keep जर्नलिस्ट speaking है? in between. वो Shut up. भूप इंडिया का जर्नलिस्ट। आप कहाँ का Shut up, जर्नलिस्ट I'm है? saying. Shut up. You You shut are up. just a You very- shut up. You are a very Shut very up. incivil person. You आपको शर्म are आनी चाहिए अपने upbringing पे। an uncouth person. You are an uncouth lady. No, you are one. You are You are one, an sir. uncouth lady, uncivilized, Absolutely not. disgraceful. You are the one who has been frustrated all day. No, and is you are taking out his frustrated. frustration on आप two हमको women on बोलने this नहीं panel. दे। आप Shame कंटिन्यूअसली on हमको you. इंटरप्ट कर Shame रहे on हैं you. और एंकर Shame on you. कहाँ Shame गुम on हो you. गए? Shame on you. You Absolutely are shame on you. you should be Shame on मुंह में you. काला तार लगा कर अपने मुंह में। आप लगाइए अरे सर, निरंजन आपको जी, शर्म आनी चाहिए, निरंजन आप जी, पिस होते हैं इस पार्टी देखिए में। निरंजन जी आपके सुनिए मुंह में हम सुनिए दस देंगे। सुन लीजिए निरंजन आपके जी मुंह सुन में ये लीजिए। सब नारी शक्ति आप का जो इतने बोले अग्रेसिव हो जा रही गए है, हैं, बोले जा रही है। आप इतने अग्रेसिव हो गए, आपका बीपी इतना नहीं, हाई, आप आपने अपने चश्मे पे ही अपना हाथ मार दिया। आपने अपने ही चश्मे पर अपना हाथ मार दिया। गौरी नहीं, जोशी नहीं, वही वरिष्ठ तो होगा। पत्रकार हैं, आप तो- ठीक आप ठाक तो- पत्रकार आप तो- हैं। निरंजन जी आप तो मेरी चुप बात बैठे सुन लीजिए। हैं। आप तो निरंजन चुप जी मेरी बैठे बात हैं। सुन लीजिए। हम बांग्ला गौरी जोशी बोलते हैं ठीक कि ठाक टूटो पत्रकार हैं जगन्नाथ, आप टूटो और गौरी जगन्नाथ की जोशी तरह ने जो शुरुआती रिमार्क दिया, जब ये डिस्कशन शुरू हुआ था, शुरुआती जब रिमार्क मैं दिया, बोल रहा हूं, मैंने उसमें तो ये उनको कहा डिस्टर्ब कि नहीं पश्चिम किया है। बंगाल में जब मैं ममता बोल रहा हूं बनर्जी तो का ये कोई जर्नलिस्ट विकल्प है। नहीं है। ममता बनर्जी हम पहले भी डिस्टर्ब जीत रही थी, करेंगे अभी भी और बारी आप स्थिति है। चुप उस वक्त आपने चुप सुना नहीं, सुनेंगे। उस वक्त आपने सुना नहीं। आप चुप और चाप आरजी कर सुनेंगे। की बात जब- अगर गौरी जब जोशी ये ने बोल उठा रहे ली, हैं, मैं एक आरजी लड़की का के जवाब दे रहा साथ, हूं। एक डॉक्टर के आरजी साथ का रेप ये की बात बीजेपी उठाने का उड़ा ली, प्रोपेगेंडा तो था। आप तो आग बीजेपी और बबूला हो मोदी गए। मीडिया का क्या एक महिला के दर्द को नहीं उठा सकती? अगर गौरी जोशी आरजी कर अस्पताल के बलात्कार की बात उठा सकती है, रेप की बात उठा सकती है, तो वो दिल्ली के बलात्कार की बात भी उठा रही है। लूजिंग बैट रत्ना देवनाथ का हम आइन के तो हम उसका कोई पक्ष, हम उनकी तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, हम उनके भी बयान की निंदा करते हैं। अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो उस बयान की निंदा करते हैं। नहीं है, हमको गोदी राजनीति में आप हैं तो किसी भी महिला को लेकर कोई भी टिप्पणी करेंगे, लड़ाई करके कोई भी टिप्पणी करेंगे आप।
कीजिए, अगर आप गोदी जर्नलिस्ट है तो आप टीवी पे मत आइए। अरे नहीं आएंगे आप, आपका जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है वही बुलाते हैं रोज रोज। उनको आइए, आइए। देना चाहिए। अरे निरंजन जी मेरी बात सुन लीजिए। अरे गौरी जी गौरी सुनिए, गौरी एक बार सुनिए, गौरी एक मिनट सुनिए, गौरी एक मिनट सुनिए। निरंजन जी क्या आप नहीं चाहते कि अगर कोई महिला आरजी कर में रेप की घटना का जिक्र अगर कर रही हैं, अगर दिल्ली में आज की घटना हुई है, आज एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वो दोनों घटनाओं का जिक्र कर रही हैं, वो सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर भी उठा रही हैं, वो सवाल दिल्ली में लेकर को भी उठा रही हैं कि महिलाओं के साथ जो इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, दोनों जगह की बात कर रही हैं। आप इतने उद्वेलित क्यों हैं? आप इतने गर्म क्यों हैं? किसी को बोलने नहीं देनी चाहती, अराजक है ये सरकार, अराजक है इसके लोग। हो रहा हूँ कि मैं जब बोल रहा हूँ तो ये आप जर्नलिस्ट कह के जिनको बैठाया आप हिटलर हैं क्या? वो आप हमको हिटलर इंटरप्ट कर रहे हैं कैसे और बोल आप सकते हैं? आप हिटलर हैं चुपचाप क्या? बैठे, आप उनको म्यूट नहीं कर रहे। तो अरे मैं तो आप ही को, मैं आपको चुप नहीं करा पा रहा हूं, मैं आपको भी चुप नहीं करा रहा हूं। नहीं आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इतना बड़ा मुद्दा महिलाओं को लेकर चल रहा है, इतना बड़ा मुद्दा महिलाओं को लेकर चल रहा है, मतलब कोई महिला पर हुए अत्याचार की बात भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं तो कर रहा हूं, मैं मणिपुर का बात कर रहा हूं, वो बोले कि नहीं डोंट टॉक अबाउट मणिपुर, चेंज कर रहे हैं, आप गोलपोस्ट चेंज कर रहे हैं। डोंट टॉक अबाउट मणिपुर। सिर्फ बंगाल का आर्ची कौर का ये जो क्यों? मैंने तो नहीं बोला कि बात मत कीजिए, पर आज क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में? ये तो वही वाली थ्योरी है कि नॉट ऑल मेन रेप, आदमियों का भी रेप होता है, तब बोला जाता है जब औरतों की रेप हो रहा होता है। व्हाट्सएप का जो शोमा था ना, फिक्टिशियस फेक, जो मैं शोमा, यही परेशानी है कि कोई भी सुनना नहीं चाह रहा। और मैं तो ये मान रहा हूं कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी राज्य में आती है, जनता उसे चुनकर भेजती है, वो सरकार में पहुंचती है, और बाद में अगर जनता ये कहती है कि भाई हमारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो जैसे कि राधिका जी ने कहा कि अब चुनाव का मिजाज बदल गया है, राजनीति का मिजाज बदल गया है, तो राजनीति का मिजाज बदल गया तो राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने तरीके से चीजों को तय करती है। इसमें जनता को फिर बुरा भी नहीं लगना चाहिए। खैर बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ घंटों की बात है, पहले चरण का मतदान है, 152 सीटों पर वहां पर चुनाव है। तमिलनाडु की हम बात कर ही नहीं पाए, क्योंकि इसलिए शायद दक्षिण के लोग आरोप भी लगाते हैं कि देखिए साहब हमारी बात उत्तर भारत में तो होती भी नहीं है, और वो उनका बड़ा विषय भी है। खैर फिर कभी चर्चा करेंगे। और निरंजन जी ये बात यहीं भूल जाइएगा, ठंडा वंडा पानी पीजिए, ये सब चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका भी, सभी लोगों का शुक्रिया करेंगे जो विस्तार से मेरे साथ इस चर्चा में आए। फिलहाल खबरों के सफर में नहीं, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।